गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली आपको पता आप लोगों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। सो अब हम बात करने वाले हैं, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट टाइम तक हमने जो किया था वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम लोग बात करने बेसिकली बोहर मॉडल ऑफ एटम का। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ चुके हैं, अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्टली इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा भी होगा पहले, बट यहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ा वर्जन है इसका, है ना। वहाँ पे बहुत ही कम पढ़ा था। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट बेसिक दे रखा है, जो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने भी बोला था क्या, कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो क्या होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। उसके अराउंड में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर रोटेटिंग, या सिंपली बोल सकते हो रिवॉल्विंग अराउंड देम, है ना। रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपली रिवॉल्व आउट कर रहे होते हैं। बेसिक बात नहीं तो जनरल बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि हाँ, बट इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। वहाँ पे जो बात करी गई थी वहाँ ऑर्बिटल्स की बात करी थी, मतलब वहाँ पे जो जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी जो है फिक्स नहीं मानी गई थी। बट एक्चुअली मतलब उसमें टाइम पे एनर्जी की बात करी ही नहीं गई थी। बट बोहर मॉडल ऑफ एटम ने सीधा सीधा बोला कि हाँ, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे एक न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी सर्कुलर पाथ में, जहाँ भी मूव करेंगे उस सर्कुलर पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट, और उस सर्कुलर पाथ की एक फिक्स एनर्जी होने वाली है। ऐसा नहीं कि किसी भी एनर्जी लेवल पे जाके बैठ जाएगा ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होगी और वो एनर्जी जो है वो फिक्स रहने वाली है, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली उसकी। सेकंड पॉइंट में इसलिए क्या बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करेगा इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट, है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट क्यों बोला गया, दैट इज ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स एनर्जी, है ना। फिक्स एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे, मतलब एनर्जी जो है वो यहाँ पे ऑर्बिट्स की चेंज नहीं होने वाली है। एक बात तो हमें पता चल रहा है यहाँ से, है ना। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट का मतलब जो चेंज ना हो, डेफिनेट अमाउंट हो उस चीज का। क्या लिखा नीचे, इलेक्ट्रॉन इन अ शेल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। इस ऑर्बिट को बेसिकली क्या बोला गया, इस शेल की बात करें तो क्या बोला गया कि उनकी एनर्जी जो है ना वो क्या है, फिक्स एनर्जी है ना, मतलब चेंज नहीं होने वाली। तो मतलब जब जितनी मर्जी देर तक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहेगा ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। एक बात तो सिंपल। दूसरी बात मैं क्या बोलूँगा कि मान लो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, हमने बोला कि फिक्स एनर्जी में एनर्जी का ऑर्बिट होगा। एक ही ऑर्बिट है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ये है हमारे पास, मान लो थर्ड ऑर्बिट ये है हमारा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट। सो इसको हम नाम देंगे n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिटल को बोलते हैं n इक्वल टू 2, और थर्ड ऑर्बिटल को नाम दिया n इक्वल टू 3। लाइकवाइज जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम नाम देते हैं k, l, m और n, इस तरह से जनरली नाम दिया जाता है ना। ये शेल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ शेल्स जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 हम लोग पढ़ते हैं ना। वैसे बेसिकली तो शेल्स का कॉन्सेप्ट है वो सारा हाइपोथेटिकल, किसी ने देखे नहीं एक्चुअली में शेल एग्जिस्ट करते भी है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, हम मान के चलते कि 7 है, बट इट कैन बी इन्फिनिटी ऑल्सो, है ना। हम अपनी सहूलियत के लिए मान के चलते कि हाँ अभी 7 ही है हमारे पास शेल, जो है नंबर ऑफ शेल वो 7 है, ठीक है। तो KLMN के अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया उसको, n की वैल्यू जा सकती है 7 तक सीट कर सकती है। एक बात तो ये, अब हमने इसमें देखना है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहा है n इक्वल टू 1 में, तो उसकी एनर्जी फिक्स ही है ना। और यहाँ रिवॉल्व करना है तो यहाँ भी एनर्जी फिक्स है। यहाँ रिवॉल्व आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग शेल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल चेंज होता है ना। एनर्जी चेंज हो मतलब लेवल चेंज होगा, है ना, शेल चेंज होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका क्या होने वाला है, एनर्जी भी चेंज होने वाली, क्योंकि हर एक शेल की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक बात तो ये। सो अगर मान लो अब मैं बात करूँ कि बेसिकली किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किस शेल की एनर्जी कम होने वाली, कैसे पता करोगे। तो सिंपल सी फिनोमिना है कि मैं क्या बोलता हूँ कि एक शेल में क्या है, एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज कोई चीज़। सो दो चीज़ों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है टाइप, आपको पता है ना। दो अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। और जितना क्लोज वो रहेंगे एक दूसरे के, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने वाली है। एक बात तो ये है ना, जितना क्लोज रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। सो बेसिक बात क्या है, यहाँ और यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मान लो R1 नाम दे देता हूँ, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने R2, और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया R3। तो ऑब्वियसली आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि थर्ड शेल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, है ना, कंपेरेटिव टू सेकेंड एंड फर्स्ट शेल। सो बेस उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास रेडियस उसका बड़ा है, ऑब्वियसली बात है ना, ये क्या है, सर्कुलर टाइप ऑर्बिट है, तो रेडियस उसका बड़ा है तो क्या होगा, बेसिकली रेडियस ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है,
डिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब अट्रैक्शन उतनी कम होने वाली है। अट्रैक्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी जो है उतनी ही कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा ये स्टेबल है। अगर हम बोलूँ कि ये चीज़ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पड़ा है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये अनस्टेबल की तरफ जाता रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी इसकी कम होती चली जाएगी। दूर जाते जाते जब जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। एक बात तो है ना, क्योंकि जितना अपोजिट चार्ज पास रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में अब क्या रिलेशन आपको पता होगा, है ना। एनर्जी जो है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अगर किसी चीज़ की, उसकी एनर्जी उतनी कम होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ जिसकी एनर्जी जितनी कम है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चा है ना, स्टेबल मतलब एक फिक्स जगह पे रहना है। मैंने एक चीज़ मान ली, एक बच्चे की एनर्जी अगर ज़्यादा है, वो खेल कूद ज़्यादा करता है, एक इधर उधर भागते रहता है, तो क्या करेगा, है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा हूँ। पर अगर बोले कि एक बच्चे की एनर्जी कम है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है, बैठा रहता है एक जगह टिक के, तो क्या बोलूँ, उसको ज़्यादा स्टेबल है, वो एक जगह टिक के बैठ चुका है। सो इसका मतलब ये कहने का। सो अब मैं बोलूँ कि ये जो दूर चले गए, जब डिस्टेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। ऑब्वियस बात है, दूर है, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो मतलब एनर्जी थर्ड लेवल में जो है ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की इन कंपेरेटिव टू सेकंड एंड फर्स्ट लेवल में जब वो होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ कम है तो एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। सो इससे पता लगता है कि जब जब मैं क्या करूँगा, दूर जाने की कोशिश करूँगा किसी शेल से, मतलब क्या है कि E3 अगर इसको रिप्रेजेंट किया, जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो उसको बोलूँगा E3, सेकेंड शेल में है तो E2 बोल दिया, और फर्स्ट शेल में है तो E1 बोल दिया। सो एनर्जी ऑर्डर की बात करूँ तो E3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2 एंड देन E1। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जब दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये तो हमने सिंपल थ्योरेटिकल बेस पे समझा, इसको न्यूमेरिकल बेस पे भी देखेंगे जब फॉर्मूला निकालेंगे एनर्जी का बेसिकली, तो उस तब भी देखेंगे कि हाँ एनर्जी जो है वो जब शेल नंबर इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है उस इलेक्ट्रॉन की, अगर उसमें रिसाइड कर रहा है तो। एक बात है। दूसरा मैं बोलूँ कि इनका बोल दे कि एनर्जी तो सेम है, मतलब हर एक शेल में एक फिक्स एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या कभी एनर्जी चेंज ही नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की? ऐसा हो सकता है? वो पॉसिबल है जब हम आउटसाइड एनर्जी दे उसको, कि बाहर से अगर एनर्जी दी जा रही है तब वो अपनी शेल को इंटरचेंज कर, मतलब शेल को जो है चेंज कर पाएगा। मान लो अभी इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में पड़ा है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ जाने में मान लो मेरे को 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी? 50 जूल एनर्जी, एजम्पशन कर लिया मैंने, एग्जांपल है जस्ट। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए। सो अगर मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दे दी इस तरह से, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब जो यहाँ था वो कहाँ जा चुका है, यही रब कर रहा हूँ बेसिकली, इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो वो यहाँ जा चुका माइनस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन था यहाँ से वहाँ चला गया ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ, बेसिकली हमने बोला कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट स्टेट में था तो उसकी एनर्जी कम थी, और कम एनर्जी वाले की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। सो दूसरे स्टेट में जब वो गया, सेकेंड लेवल में जा चुका है, उसको मजे तो आ रहा है कि भाई हायर एनर्जी लेवल पे जाने को मिला, बट उसकी स्टेबिलिटी जो है वो पहले से, सॉरी एनर्जी जो है वो पहले से बढ़ चुकी है। हाई एनर्जी स्टेट में गया वो, है ना, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हुआ, उसका जंप हुआ कह सकते हैं, है ना, लो से हाई में गया। सो इस लो से हाई के जंप में उसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी, है ना। बेसिक बात उसको बाद में जाकर पता चला कि हमने एनर्जी तो ज़्यादा ले ली बट मेरी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो चुकी है। स्टेबिलिटी उतनी कम हो चुकी है तो उसका मतलब क्या है, स्टेबल नहीं है कोई चीज़, तो वो क्या पसंद करेगा उस स्टेट में रहना? बिल्कुल भी नहीं। सो वापस रिटर्न बैक करेगा ही, उसी जिस स्टेट में था उसी में रिटर्न बैक करेगा, और जितनी एनर्जी इसने ली थी वो एनर्जी वापस से उसको छोड़ेगा, जितनी एनर्जी उसने ली थी वो वापस से उसको छोड़ेगा। तो और जो एनर्जी ये छोड़ता है ना, इसी वजह से बेसिक हर एक जो कंपाउंड जो जितने भी होते हैं लगभग ये फिनोमिना है मोस्ट ऑफ दास में, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। बेसिकली वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन भी दो टाइप की होते हैं, हम पढ़ेंगे, है ना। ये टाइप जो है ये एक्साइटेशन बोलते हैं, नीचे जाने वाले को डी एक्साइटेशन बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक ट्रांजिशन जो है इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोलते हैं, इसी की वजह से किसी कंपाउंड में कलर आता है ना। जिस एनर्जी की वेवलेंथ, मतलब जिस वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करेगा उसी वेवलेंथ के कोरस्पोंडिंग विबग्योर में एक कलर शो होता है हमारे पास। तो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाहर निकलती है जिस वेवलेंथ की एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का कलर होता है। मान लो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू है, तो उसमें जो ट्रांजिशन होगा इस तरह से होगा, जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ब्लू कलर के कोरस्पोंडिंग होगी, और इसलिए कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। ये बेसिक रीजन है किसी का। तो एनर्जी जो है वो कभी चेंज हो सकती है,
मतलब जब इसको एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो शेल नंबर चेंज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। सो ट्रांजिशन जो है वो दो तरह की मैं बोल सकता हूँ सिंपली। क्या ट्रांजिशन किस तरह की हो सकती है? ट्रांजिशन अगर मैं बोलना चाहूँ, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दो तरह की है। फर्स्ट को बोलते हैं एक्साइटेशन, सेकेंड वन इज डी एक्साइटेशन, है ना। डी कब यूज होता है? डी मतलब होता है रिमूवल या उल्टा स्टेप बोल सकते हो, है ना। एक्साइटेशन मतलब एक्साइट हो गया। एक्साइटेड कब होते हो? कि कोई चीज एक्साइटेड, हाँ भाई आज मेरे घर नई कार आ रही है, वाह एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, है ना। क्या मतलब है उसका? कि आप में एनर्जी फुल ऑन भरी हुई है। आपके घर में कोई नई चीज आती है मतलब कि आप खुश होते हो, खुश मतलब एनर्जी ज्यादा है आप में उस टाइम पे। सो मतलब क्या है कि लो एनर्जी चीज से हाई एनर्जी स्टेट में जाना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। सो प्रोसेस ऑफ going to and high energy state, high energy level या high energy shell बोल सकते हो, फ्रॉम किससे? लो एनर्जी शेल, इसका मतलब एनर्जी है। लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी की तरफ जाना, उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। डी मतलब उससे उल्टा है, डी मतलब उल्टा, डी एक्साइटेशन मतलब हमको बिल्कुल खुशी नहीं किसी चीज की, हम हाई एनर्जी से बिल्कुल सैड मोड में आ चुके हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि कहां से कहां? ट्रांजिशन फ्रॉम, क्या बोल सकता हूं? ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, ये मतलब है एक्साइटेशन का और डी एक्साइटेशन का हमारे पास। सो जब भी आप वर्ड थ्योरी में यूज कर सकते हो, डायरेक्टली वर्ड यूज कर सकते हो, हमें पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैं बोल दूंगा डी एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मतलब क्या? हाइयर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो पूरा लिखने की बजाय लाइन को तो हम एक वर्ड यूज करते हैं सिंपली। सो ये ट्रांजिशन थे दो टाइप के, दो चार बातें हमने सीख ली। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी फिक्स रहती है, एक ऑर्बिटल में फिक्स रहता है ना, एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। जब भी अपना शेल जो है या ऑर्बिट चेंज करेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, है ना, तभी वो हाई एनर्जी में शिफ्ट हो पाएगा, उसकी एक्साइटेशन हो पाएगी। और डी एक्साइटेशन वो सडनली कर लेता है, उसी थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे यहाँ रहेगा, ना के बराबर, उसी टाइम सडन जाएगा और वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, इस तरह चलता रहेगा। सो इसी वजह से जो है एनर्जी रिलीज करता है। सो अगर अब मैं बोलूँ ये जो एनर्जी हमने दी और वापस निकली, वो किस फॉर्म में है ना, वो जनरली किस फॉर्म में रहेगी? आपको EMR हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, उसी फॉर्म में वो एनर्जी लेगा और देगा। तो एक बार बताओ, जो हमने पढ़ी थी उसकी एनर्जी क्या होती है? EMR की एनर्जी तो कैसे निकालते हैं? E=h था हमारे पास, है ना, E=h, सिंपल सी बात है। सो अब मुझे अगर चेंज इन एनर्जी निकालना हो कि मेरा अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे पड़ा तो हाई लेवल पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो उसमें कितना चेंज आएगा एनर्जी में, वो कैसे निकाल पाएंगे? सिंपल, अगर मैं E=h लिख पा रहा हूं तो यहाँ पे मैं डेल्टा E=h भी इजिली लिख सकता हूँ कि मतलब जो चेंज इन एनर्जी बताएगा वो भी इसी के इक्वल होने वाला है हमारे पास। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? बेसिक बात, डेल्टा ई मतलब यहाँ पे अगर वन शेल पे अगर पड़ा था इलेक्ट्रॉन तो उसको E1 बोला, उसकी एनर्जी E1 है। सेकंड शेल पे चला गया तो एनर्जी E2। सो इन दोनों में डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? हाइयर एनर्जी स्टेट से, मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट कर दो आप लोग, तो फाइनल स्टेट कौन सी है? सेकंड, E2 पे जा रहा है। तो मतलब डेल्टा ई में क्या लिख पाऊंगा? सिंपल मैं डेल्टा ई में यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस नहीं है। डेल्टा ई में क्या लिख पाऊंगा कि डेल्टा ई = E2 माइनस E1 किसके इक्वल है? h न्यू के। सो न्यू किसके इक्वल आने वाला है? E2 माइनस E1 होना। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी रेडिएशन दी है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, या उसमें से रेडिएशन जो निकल रही है वापस डी एक्साइटेशन के टाइम पे, उस जो एनर्जी निकली उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, वो निकाल पाएंगे हम इस फॉर्मूला से। सो ये फॉर्मूला भी जरूरी है क्या? न्यू E2 माइनस E1/h। ठीक है, ये बेसिक था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे पोस्टलेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भी। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली जो एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी वो एक टर्म आती है यहाँ पे क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज मतलब क्या है कि एनर्जी जो है उसकी फिक्स वैल्यूज है शुरू से, ऐसा नहीं कि कुछ भी अब मैं बोलूँ कि यहाँ से इस लेवल से मुझे इस लेवल पे जाना था। सो अगर आप बोलो कि भैया मेरे को 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो आपने दे दी 20 जूल या 25 जूल दे ली मान लो, तो 25 जूल से क्या होगा? 50 में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है,
तो आप बोलोगे कि 25 दिए तो 25 में चलो हम काम करते हैं कि आधे लेवल पे ले आते हैं। भैया ऐसा नहीं होने वाला। रीजन बीइंग क्योंकि हर एक स्टेट की पर्टिकुलर एनर्जी है और उसी एनर्जी के साथ वो शेल एग्जिस्ट करता है हमारे पास, है ना। सो आप बोलो कि 50 जूल पे अगला शेल है तो हम 25 पे एक शेल बना देंगे नया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ 2 शेल बने हुए हैं कि n = 1 = 2, यहाँ पे n = 0.5 नहीं होता कुछ, है ना। तो सॉरी 1.5 नहीं होगा कि बोलो n = 1 है जी, n = 2 है, n = 1.5 दे देंगे। भैया ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। 1.5 नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सो n = 1 या 2 होगा या 3 या 4, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होने वाली है। इट कैन नॉट बी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब 1/2, 2/3 इस तरह के फॉर्म में नहीं होने वाला। सो n जो है हमें पता लग गया क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है हमारा। एक चीज तो ये। दूसरा मैं बोलूं कि क्वांटाइज मतलब क्या है कि, है ना, उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू है हर एक चीज की। दूसरी बात इससे मैं ये भी जान सकता हूं कि क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराना पड़ा, मुझे शिफ्ट कराना पड़ा, तो मतलब वो एक सडन उसकी एनर्जी निकालना चाहूंगा ना किसी भी पोजीशन पे उसकी, तो उसकी एनर्जी एक फिक्स अमाउंट ही आएगा। या तो उसकी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी या तो उसकी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। ऐसा ना बोलना कि भैया बीच में निकाल दो हमें ना, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो स्टेट पे रुक ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि वो सडन जंप कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मतलब मैं क्या बोलूँगा, जब भी ट्रांजिशन होती है, आइदर वो एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जंप से ही पॉसिबल होती है। एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना, वो चीज यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज होता है कि मतलब जंप करता है इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सीधा की सीधा जंप करेगा, बीच स्टेट में रुकेगा ही नहीं कहीं पे। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, बस बीच में कहीं रास्ता ही नहीं उसका रुकने, कहने की बात ही। दूसरा, अगर वो फ्लो कर रहा होता तो उसका वो वेव कैरेक्टर या वेव नेचर शो कर रहा होता यहाँ पे, बट एक्चुअली उसका वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो कर रहा है हमारे पास। तो मतलब क्या है, जब एनर्जी जब भी निकलेगी या दोगे तो किस फॉर्म में निकलेगी। हमने एक चीज पढ़ी थी क्वांटा की फॉर्म में, है ना, क्वांटा हम लोगों ने पढ़ा था। तो किस फॉर्म में निकलेगी, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा या वापस फॉल बैक करेगा तो क्या होगा, हमेशा एनर्जी जब निकलेगी या दोगे तो क्वांटा की फॉर्म में या फोटॉन्स की फॉर्म में दोगे, ना कि वो वेव नेचर शो करेगा अपना। सो बोर मॉडल ऑफ एटम किस नेचर पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पे। एक बात ये पता चली, ठीक है। दूसरा इसका ये थर्ड पॉइंट था कि एनर्जी जो है वहां पर क्वांटाइज। फोर्थ पॉइंट क्या में कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास यहाँ पे है उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी है। अब एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले होता क्या है, मोमेंटम मतलब क्या है ना, किसी स्टेट में कॉन्टिन्यूस स्टेट में है कि मैं अगर भाग रहा हूँ काफी टाइम से ना, आप लोगों ने फिजिक्स में काफी पढ़ा हो, तो मैं भाग रहा हूँ तो मतलब मोमेंटम के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है। आपके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब स्पीड होनी चाहिए भागने की, है ना। मतलब आप तेजी से भाग रहे हो, काफी टाइम से भागे जा रहे हो, मान लो आप रनिंग कर रहे हो, एक बार को शुरू में फ्लो बनाना मुश्किल होगा, बट बाद में आप अपने आप भागते रहोगे, है ना। आप में वो एनर्जी आ जाएगी। कब एनर्जी आएगी, जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्पीड होगी और दूसरा आपके पास मास होगा, और विदाउट मास में मोमेंटम कभी आ ही नहीं सकता। सो लीनियर मोमेंटम की अगर बात करूं कि सीधा सीधा भाग रहा हूं मैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, मास इंटू में वेलोसिटी। ये मतलब है लीनियर मोमेंटम का हमारे पास, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मतलब क्या कि किसी चीज के अराउंड में सर्कुलर पाथ में एक एंगल बना के रोटेट कर रहा हूं वहां पे, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक पर्टिकुलर और न्यूक्लियस के अराउंड एंगल फॉर्म में रोटेट करता है, बार बार अपना एक फिक्स एंगल बना के रोटेट करता रहता है। सो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, वहां पे हम एक रेडियस भी काउंट कर रहे हैं उस चीज की, है ना, कि मान लो यहां से यहां इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा, तो इसका r1 वैल्यू हम काउंट करने वाले। तो एंगुलर मोमेंटम में दूसरी चीज काउंट होती है क्या, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में r, है ना। r मतलब हुआ रेडियस, मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलूंगा मैं, सिंपली mvr। ये टर्म आ गया और एंगुलर मोमेंटम। अब बेसिकली मोमेंटम की याद करिए, है ना, कि मतलब एक फ्लो आपका बना हुआ वो चीज कि वो रुकते नहीं, या तो एक्सटर्नल कोई फोर्स लगे उसको रोकने के लिए, है ना। आप भागते रहो कब रुकोगे, है ना। या तो कोई आपको आपके आगे लगा लो, टांग अड़ा देगा, है ना, कोई ऐसा पागल आदमी होगा तो क्या होगा, तब आप गिर जाओगे, रुकने के चांसेस कम है, मतलब आप मोमेंटम बन गए तो भागते रहो। तो ये कहने का मतलब है, तो ये मोमेंटम जो होता है ना, वो भी एक फिक्स क्वांटिटी में, है ना। किसकी फिक्स क्वांटिटी में आता है, ये होता है NH/2π के इक्वल। किसके इक्वल, NH/2π। मतलब क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो n मल्टीपल है, n मल्टीपल ऑफ H/2π की टर्म्स में रहेगा, और n जो है वो हमेशा इंटीजर रहेगा, ये बात याद रखना।
एन जो है वो रैशनल नहीं हो सकता, इंटीजर फॉर्म में रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। इट कैन बी 1 2 3 4 इस तरह से, बीच में नहीं रहने वाला। इस तरह एनर्जी थी यहाँ पे, स्टेट था कि एन की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे भी वही चीज है, एन की वैल्यू फिक्स है। तो मतलब क्या है, एन इंटीग्रल है तो मतलब एम वी आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो एच अपॉन 2 पाई आएगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो 2h अपॉन 2 पाई आएगी, एन की वैल्यू 3 होगी तो 3h अपॉन 2 पाई आएगी। इस अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी जो है हमारे पास फिक्स है, किसके मल्टीपल में, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, एक बात ये। अब बेसिक बात करूं, देखो यहां पे क्या, एक टर्म होते हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट होती है ना, स्टेट ऑफ, ये लेवल बोल सकते हो आप, ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी किस लेवल के पास है, जो लेवल सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के, सबसे नजदीक पे कौन सा, पहला लेवल, n इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 1 को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। दूसरा क्या पड़ा होता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन जहां पे पॉसिबल होती है ना। मतलब n इज इक्वल टू 1 को छोड़ के जितने भी स्टेट है हमारे पास, सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट होने वाले हैं, एक्सेप्ट, क्या लिखूं यहाँ पे, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। इसको छोड़ के जितने भी स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 है, 3 4 5 6 7, सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट है। बट उसमें भी डिफरेंस होता है, किसको बोलूंगा, n इज इक्वल टू जो 2 है ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट, GS। ये n इज इक्वल टू 2 वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब पहला एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट तो है मगर सबसे पहले वाला एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सा है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास, n इज इक्वल टू 3। इस तरह n इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से चलता जाएगा कंटिन्यू। सो ये था बेसिकली कुछ पोस्टुलेट्स। अब हम बात करेंगे बेसिक इनके फॉर्मूला से, कि इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में बड़ा, उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, उस ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके बारे में देखते हैं। ना हम लोग बात करेंगे बेसिकली इसकी एनर्जी के बारे में। सो बेसिकली जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिसाइड कर रहा है वहाँ पे पड़ा, तो उसकी एनर्जी क्या होने वाली, वो फॉर्मूला था माइनस में 2 पाई स्क्वायर m e⁴ डिवाइड बाय n² h², है ना। बेसिक जो ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग फिजिक्स में जाके पढ़ोगे, है ना। वहाँ पे सब चीज़ आएगी, वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन कराई जाएगी आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लग रहा है ना। जब भी हम बाहर की तरफ किसी चीज़ को सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं तो 2 टाइप की फोर्सेज लगते हैं, इनवर्ड पुल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, आउटवर्ड पुल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सो उस चीज़ की वजह से वो सारा का सारा फंडा यहाँ पे कि उसकी एनर्जी कैसे निकाली, वो चीज़ यहाँ पे सीखोगे। बट यहाँ पे हमें काम सिर्फ है कि फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले में हमने जब m की वैल्यू हमें पता होती है, h की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और है ना h की वैल्यू पता है, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से आने वाला है। सो इस फाइनल फॉर्मूले में 2 चेंजेस है ना। एक तो ये है जूल्स पर एटम की टर्म्स में, कि अगर जूल्स और एटम हमें दे रखा हो, क्या होगा, -21.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में n², है ना। n जो भी होगा शेल नंबर, जिस शेल में हमने वो निकालनी एनर्जी। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है इसका, ये n इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक तो ये हो गया, है ना, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकाल पाओगे। तीसरा जो टर्म है हमारे पास वो होता है En इज इक्वल टू -1312 बाई n² किलो जूल पर मोल, कि एक मोल ऑफ एटम में कितनी एनर्जी होगी, है ना। अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पड़े हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ना। एक मोल ऑफ एटम में अगर हो, उसकी बात करेंगे कि एक मोल ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पड़े हैं उस शेल में पार्टिकल में, तो वो फॉर्मूला ये निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू जो हमें यूनिट्स पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जनरली कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में। अब तो ये बात थी एनर्जी की। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस में बेसिकली क्या, रेडियस का फॉर्मूला दिया था ना, Rn इज इक्वल टू AN इंटू n²। ए इज अ पैरामीटर जिसकी वैल्यू उन्होंने फिक्स कर दी थी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम बोल लो या 52.9 पिकोमीटर, किसी में भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मतलब Rn की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या निकालूंगा, मतलब एंगस्ट्रॉम की टर्म में 0.529 n², ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, Rn की। n क्या है, जो भी शेल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला पे क्या है, Vn इज इक्वल टू V नोट अपॉन n, है ना। V नोट की वैल्यू फिक्स कर दी इन्होंने। V नोट मतलब
इनिशियल स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो पहले से निकाल चुके, उसकी वैल्यू क्या है 2.18 × 10⁸ ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी एज इट इज। सो ये फॉर्मूला हमारा बना किस चीज़ को लेकर, वेलोसिटी। अब तो ये बात ये थी, अब ये जो जितनी चीज़ें पढ़ी हमने, जितने फॉर्मूलाज पढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ था हाइड्रोजन एटम को लेकर बस, कि जब एटॉमिक नंबर 1 था उस केस में बातें करी गई। मगर अब मैं बोलूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ कि हाइड्रोजन जो लाइक हर एक एटम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये बोहर मॉडल ऑफ एटम एप्लीकेबल नहीं था, हर एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाया था। तो इसलिए इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि हाइड्रोजन एटम में कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। हीलियम अगर पॉजिटिव की बात करूं तो कितना होगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन हो गए, है ना। इसी तरह क्या होगा, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इस तरह से। तो मतलब ये है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन लाइक, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों सेम है, किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह। सो इनके लिए ये चीज निकाला जाता है। तो यहाँ तो Z की वैल्यू 1 है, ठीक है, मान लिया। इसका एटॉमिक नंबर तो इसका 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम Z यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपली हमें यहाँ पे Z² से मल्टीप्लाई करना होगा बस। इसी फॉर्मूले में ये Z = 1 था। सो अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूँ, इनटू Z², यहाँ पे भी क्या लिख दूँ, इनटू Z², यहाँ पे भी क्या लिख दूँ, इनटू Z²। सो Z की वैल्यू 1 भर लोगे तो एज इट इज यही फॉर्मूला आ जाएंगे। Z की वैल्यू 2 भरोगे तो अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी निकलेगी। इसी तरह रेडियस की बात करो, रेडियस में हमने क्या किया, रेडियस में यहाँ पे हमने सिंपली बाय Z से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी Z से डिवाइड कर दूंगा मैं इस तरह से। ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास रेडियस का ये। इसी तरह वेलोसिटी में क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी में हम Z से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू हर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो चीज़, है ना। यहाँ पे क्या करूँ, सिंपली Z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेलोसिटी को लेकर। सो ये बेसिक 3 फॉर्मूला है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो ये तो था रेडियस और वेलोसिटी एनर्जी की बात। अब हमने बात बोली थी कि एनर्जी जो लिखी हुई है यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में लिखी हुई है, आपने नोटिस करा। तो नेगेटिव क्यों है एनर्जी, है ना, मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, ये बात पता चलती है हमसे। वो कैसे है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी स्टेट पे हो, है ना, हमने बोला ना शेल्स के जो है ना वो जनरली हम साथ स्टडी करते हैं, बट होते इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो तो हम इन्फिनिट तक मानते हैं इसको कि अनगिनत है, जितने मर्जी है, पता नहीं कितने पड़े। सो इन्फिनिटी पे अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए मतलब n की वैल्यू क्या होगी, तब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे भरूंगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता ही है कि जब n की वैल्यू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो En की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आने वाली है, 0, क्योंकि डिवाइड में जब इन्फिनिटी आएगा उसका मतलब क्या होता है, 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं, तो 0 ऊपर जाएगा तो सब का सब 0 बन जाएगा। तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे जाके 0 है, मतलब रेस्ट में जा चुके इलेक्ट्रॉन भैया, किस पे, इन्फिनिटी पे जाने के बाद। सो इन्फिनिटी से जब आप उसको खींच के नीचे लेके आओगे, है ना, वो फॉर्मूलाज, ये बेसिक जो डेरिवेशन है ना, उसको इन्फिनिटी से अंदर लेके आना, वो सारा सब फिजिक्स में पढ़ता है आप लोग। तो यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल बेस पे क्या करना कि अगर इन्फिनिटी से उसको लेके आए, खींच के लेके आए, तो क्या होगा, उसे खींच के लेके जब आओगे तो मान लो खींच के लेके आए हम 7 नंबर तक, n = 7 तक ले आए, है ना, जहाँ तक हम स्टडी करते हैं, n = 7 तक ले आए। उसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन तो होगा, बेसिक बात। सो बट हम देखा जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो अट्रैक्शन नहीं है, ना के बराबर कुछ भी नहीं है भैया अट्रैक्शन, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं वहाँ पे। सो इंट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, इसलिए एनर्जी एग्जिस्ट करती नहीं। बट अगर बात को कि जैसे 7 स्टेट में आएगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ शो होने लगी, इंट्रैक्शन करने लगेगा। और जैसे एनर्जी जब n7 की जो है हाईएस्ट एनर्जी है, जब जाता हूँ स्टडी कर, n6 पे आएगा तो और लो एनर्जी में जाएगा, स्टेबिलिटी क्योंकि बढ़ती जा रही है। फिर 5 में आएगा तो वो एनर्जी कम होगी, 4 में आएगा तो और एनर्जी कम होगी, 5th में आएगा तो थर्ड में आएगा तो और कम होगी, सेकंड में और फर्स्ट में आएगा तो सबसे कम एनर्जी उसको मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि 0 से एनर्जी कम होती चली जा रही है। तो 0 से कम एनर्जी भैया किस में होगी, नेगेटिव फॉर्म में तो होगी, है ना। सो मतलब क्या है कि ये n पे इन्फिनिटी पे 0 है, तो मतलब जब यहाँ से E1 तक जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी एनर्जी जो है वो नेगेटिव फॉर्म की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, ये बात। दूसरा मैं बोलूँ कि एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है ना, मैं बोलूँ कि आपको कि n = 1 पे एनर्जी कम थी, n = 2 पे इंक्रीज हो, कैसे उसको फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं कि हमने फॉर्मूला निकाला कि En = -13.6 / n² × z²। अब मैं मान लो कि जो है z = 1 है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहा हूँ, तो E1 पे मतलब
-13.6 होगी एनर्जी, है ना। ई -13.6 होगी क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे 1 बढ़ रही है, फर्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ। सेकंड में क्या होगा, E2 इजकल टू -13.6 डिवाइड बाय 4, है ना। अब कुछ सोचो ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग मैं बोलूँ आपको -3.5 के आसपास अप्रोक्सीमेशन मान ली। सो ये -13.6 है या -3.5, ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव में जो स्मॉल वैल्यू होती है वो ज्यादा बड़ी होती है ना। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है जब सेकंड सेल में गए तो एनर्जी बढ़ने लगी, हमने इस फॉर्मूला से भी देख लिया। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी को लेकर, एनर्जी कैसे बढ़ती है, फॉर्मूलाज क्या है उसके पीछे, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्या है, ये इतना था पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है ना। इस बेसिक लिमिटेशन तो ये जो हमने आज पढ़ी कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कुछ और लिमिटेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, सर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।